वास्तविक संख्या जो पार्ट 1 में आप जैसे कि आप देखें ये पार्ट भी है और पार्ट 1 में आप पढ़ चुके होंगे लेसन 1, मतलब वो यूपी बोर्ड का जो चैप्टर 1 मैथ का है वास्तविक संख्या आप पढ़ चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन आप पहले वीडियो में पार्ट 1 में देख चुके हैं। ये जो है ये पार्ट बी है, इसमें हम पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.1 में जो सवाल है वो हल करेंगे, 1.2 है उसको भी हल करेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व कराएंगे आज इस वीडियो में। दो संख्याओं म स तथा ल स में संबंध, म स और ल स में संबंध क्या होता है इसे हम आज देखेंगे। जैसा कि दो संख्याओं के म स तथा ल स का गुणनफल, दो संख्याओं के म स तथा ल स का गुणनफल उन संख्याओं के, मतलब म स तथा ल स उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि म स मतलब एचसीएफ और ल स मतलब एलसीएम, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, मतलब म स गुणे ल स बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। अब जैसा कि ये आकर के लिखे हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, ये जानकारी आपको होना चाहिए। मतलब जो प्रश्नावली 1.1 होता है इसी पे सब सॉल्व होता है और ये फॉर्मूला लगता है उसमें। हम इसको संबंध चेक करेंगे कि ये संबंध सही है कि गलत है। दो संख्याओं म स तथा ल स में संबंध, जैसे कि संबंध ये म स तथा म स गुणे ल स बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। जैसे हम इसको एग्जांपल लेके देखेंगे कि ये संबंध सही है कि नहीं। अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 26, 91, ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब सरल भी ले सकते हैं, जैसा कि हम एग्जांपल ले लिए। अब देखिए, अब इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 3 6, 13 आया। अब फिर 13 से ही कटेगा, क्योंकि न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, इसीलिए हम 13 से काटेंगे। अब 91, जो ये 91 है 1 से कट जाएगा, लेकिन 2 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको 7 से काटेंगे, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। इसको 7 से काटेंगे, 7 से अगर काटेंगे तो 7 1 का 7 और 7 1 का 7, अगर इसको दे 21 हो गया। 2 अगर इसको हासिल देंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं आपको देखने के लिए, 21 हो गया। अब अगर हम इसको 7 3 21, अब 3 बार ले गए तो यहाँ नीचे आया 13, ऊपर में 7 आया। अब इसको 13 से ही काटेंगे, जैसे कि आप देखिए इसमें। अब 13 से हम काट रहे हैं, 13 1 का 13। अब इसका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा देख रहे हैं, जो एलसीएम होगा वो होगा 13। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एलसीएम 13 आ गया, इसीलिए हम पहले यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे 13 बराबर 26। अब यहाँ भी लिख दे रहे हैं 7 गुणे 13 बराबर 26, 91। अब जो इसमें देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं 7 गुणे 13 बराबर 26, 91। अब ये आपको इसमें तो कुछ कॉमन तो लग रहा होगा, जैसे कि ये कॉमन है, इसको हम एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम 13 हो गया। अब जो बचा 7 2 13 बचा। अब इसको हम एचसीएफ मान लेंगे, 7 2 गुणे 7 गुणे 13। अब जो नीचे एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लेंगे, उसके बाद जो ये प्रथम पद लिए थे और ये द्वितीय पद लिए थे, इसको सेकंड मान लेंगे और ये प्रथम मान लेंगे। अब इसको ये दोनों को गुणा कर लेंगे और ये दोनों को गुणा कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आता है तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये सही होगा। अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये फॉर्मूला जो है ये गलत होगा, और या तो इक्वेशन करने में, मतलब ये जो हल करे हैं इसमें गलत होगा कुछ। ये देखते हैं हम। अब जो पहले तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, मतलब 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, 4 तिहाई 12, 12 को हाथ से लगा 1 1 1 तिहाई 3 1 4। अब इसको यहाँ ही लगाएंगे,
अब 4 एक का 4, अब 1 एक का 1, अब 2 यहाँ आएगा 2, 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखेंगे, अब 1 एक का 1 लिख देंगे। अब जो ये आएगा हमारा, अब ये जो हमारा आएगा, अब ये आया 182, इसको जोड़ेंगे, अभी जोड़ चुके हैं हम। अब 4 तिहाई 12 मतलब 14, अब जैसे 7 दूनी 14, 14 का गुणा हम 13 बार करें, 14 का गुणा 13, जैसे अब 14 का गुणा हम 13 बार करें, 4 तिहाई 12 है, 12 का 2 लिखे हम, फिर 3 एक का 3, 3 एक 4, यहाँ 4 लिखिए, और उसके बाद नीचे आते हैं, 4 एक का 4, 4 लिखे, अब 1 एक, अब 1 एक का 1, अब 1 यहाँ लिखिए, अब 2 यहाँ उतारें, 4 दूनी 8 यहाँ लिखिए, और उसके बाद 1 का 1 ही उतारें। अब इसको हम ये दोनों को गुणा करते हैं, 91 और 21 का, नो नो। अब ये जो हम अब इतना तो ये गुणा करें, 182 आया, अब ये 13 का 182 में 13 का गुणा करना पड़ेगा ना, अभी तो ये दोनों गुणा करें, मतलब 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिखे, अब ये 13 होगा, 13 का गुणा करें, अब ये 13 का गुणा हमें 182 में करना होगा, 3 दूनी 6, 6 का 6 पूरा लिखेंगे, अब 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 के 4, हासिल लगे 2, अब 3 एक का 3, 2 5, अब 1 दूनी 2 होगा, 1 के 8 8 होगा, 1 एक का 1 होगा, अब जो हमारा आएगा 6 आएगा, 2 4 और 2 6 आएगा, 8 और 5 13, 13 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, अब हमारा यहाँ 2366 है। अब ये देखते हैं दूसरा है, अब इस प्रथम पद और गुणे द्वितीय पद करेंगे, मतलब 91 और 26, इसको हम गुणा करेंगे। अब 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, अब फिर 9 6 54, 54 को पूरा 54 लिखेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, अब 2 एक का 2, अब 2 9 18, अब इसको जोड़ लेंगे बढ़िया से, 6 का 6 आएगा, 4 और 2 8, 4 2 6 होगा भाई, 8 नहीं होगा, अब 8 और 5 13, 13 3 लिखेंगे, अब 1 1 2 लिखेंगे, अब जो ये हमारा यहाँ आया था 23 66, यहाँ पर भी वही आया, अब इसका मतलब ये सही है। अब जैसे अब इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो हमारा एलसीएम है, ये देखिए मस है लेस है, अब मस हम पहले देखेंगे, मस यहाँ निकालेंगे 13 गुणे, अब जो ये निकाले थे 182 आया था, 182 बराबर, अब इसका गुणा और इसका गुणा करके लिखें, मतलब इसका लिखेंगे पहले 26 गुणे 91, अब ये लिख दें, अब इसको हम यहाँ पे भी गुणा करें और यहाँ गुणा करें, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अब ये और ये दोनों बराबर हो गया। अब जैसा कि ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन सही है, मतलब ये दो संबंध जो होता है ये संबंध सही है। अब दूसरा जो टॉपिक हमारा है, हमारा इक्वेशन आएगा एलसीएम, ये जो हम एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएफ बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, मतलब हम प्रथम पद जैसे अब लिए हैं 18, 18 का गुणा हम करके आपको दिखाएं अभी, अब इसका भी गुणा करें, अब जो हमारा इसमें कॉमन मिल रहा है, 2 ये कॉमन मिल रहा है, इसको 2 अलग कर लेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 4, अब बाकी जो बचा रहा है उसका हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 3, अब जो 24 गुणे 3 करेंगे तो आएगा हमारा 72, जो हमारा 72 आएगा, अब 72 में फिर 4 का गुणा कर लेंगे तो आएगा 228। अब इसको और इसको दोनों लोग को गुणा कर लेते हैं, 16 और 18 का गुणा कर लेंगे, अब यहाँ देखिए करके दिखा रहे हैं 16 गुणे 18, अब यहाँ जैसे किए थे वैसे यहाँ भी कर देना है, 8 6 48, 8 6 48, 48 8 लिखते हैं, अब हाथी लगा 4, अब 6 1 का 6 4 10, यहाँ वो लगाएंगे कट का निशान, बुरा है भाई,
8 एक का 8 है, यहाँ 8 लिखेंगे। अब 1 एक का 1, 8 यहाँ उतारेंगे, 8 यहाँ उतारेंगे, 1 1 2 उतारेंगे। ये हमारा इक्वेशन सही है। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं, मतलब प्रश्नावली 1.1 पे आते हैं, वो कैसे होगा। और एक और है, जैसे कि हम इसको थोड़ा मिटा देता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये प्रमेय क्या है, अब इसको हम देखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब जैसे हम 10 ले लिए तो इसको 3 से भाग देना है, यहाँ दिए हैं, देख लीजिए। अब यहाँ 3 त्रिका 9, इसको घटा दिए तो 1 आया। अब ये जो हमारा है ये भाजक है 3, अब ये जो हमारा जो बच रहा है ये शेषफल बचेगा। और जो ये 3 है, अब इस 3 को लिखेंगे भागफल, और जो 10 हमारा है ये भाज्य है। अब जैसे हम यहाँ भाज्य, जैसे ये भाज्य हो गया, अब ये भागफल हो गया। यहाँ देखिए भागफल, ये भाजक हो गया और ये भी भाजक हो गया, यहाँ पर भी भाजक है। और ये अब भागफल हो गया, भागफल 3 आया, यहाँ पे भागफल भी 3 है। अब जो ये हमारा शेषफल बचा 1, अब इसको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ 10 आएगा। अब जैसे अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये इसका इक्वेशन है। अब जैसे हम कोई सा भी, जैसे अब ले लिए हम 17, अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 ज्यादा हो जा रहा है, 3 5 15। अब 3 5 15 लिए तो यहाँ आया बचा 2। अब यहाँ अगर दशमलव लगाएंगे तो 0 पड़ेगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब 3 5 15, लेकिन जाएगा नहीं भाई, 20 तो कटेगा नहीं, इसीलिए हम इसी पे स्थगित करते हैं। अब जो ये हमारा है ये भाजक हो गया, और ये जो बच रहा है ये शेषफल हो गया, और जो ये 17 है ये हमारा भाज्य हो जाएगा, और जो ये 5 बचेगा ये भागफल हो जाएगा। ऐसा ही होता है। अब जैसे हम कुछ दिखाते हैं आपको फिर से, बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब जिसका हम लोग भाग देते हैं, भाग मतलब भाजक कहते हैं। अब जिसको मतलब जैसे अब 3 का हम भाज्य लिए, ये तो भाजक कहलाएगा, और प्लस गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो बचेगा उसको शेषफल कहते हैं, जो शेषफल बचेगा उसको प्लस में लिखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल होता है, प्रश्न पहला जो है, निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये हम अभाज्य गुणनखंड है, इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे गुणनफल कैसे होगा उसको हम देखेंगे। अब पहले तो इसका निकालेंगे, 140 जैसे पहला है 140। अब इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। अब ये जो 0 उसको वैसे ही लिख देंगे, उतार देंगे। अब फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ 35 आएगा, 35। अब ये जो 35 है, अभी इसको हम 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, ये सब से काटेंगे, लेकिन ये 2 से ना कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। अब जो 7 है ये 7 1 से कटेगा, लेकिन 1 से काटेंगे तो वही आएगा। 2 से कटेगा लेकिन नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको 7 से काटेंगे, 7 1 का 7। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140।
अब ये जो हमारा दूसरा है 156 को देखते हैं। 156 है, इसको देखते हैं। अब पहले इसको 1 से काटेंगे, अरे 2 से काटेंगे। 2 7 14, अब 7 बार गया, अब यहाँ 14 है। अब इसको एक हाथ से देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 16, अब ये हो कट गया। अब फिर 2 से काटेंगे इसको। अब 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, 2 9 18। अब ये हमारा 39 आया। अब इसको हम 11 से काटेंगे, नहीं 11 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे। 11 से ज्यादा हो जाएगा। 3 से इसलिए काटेंगे कि यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 9 दिखाई दे रहा है, इसलिए 3 से कट जाएगा। अब 3 से काट रहे हैं। 3 1 का 3, 3 3 का 9, अब 13 आया। अब 13 1 से कटेगा, लेकिन 1 से नहीं काटेंगे। 1 से काटेंगे तो वही आ जाएगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 13 से काटेंगे। अब 13 से काटेंगे, 13 1 का 13। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। अब ऐसा ही इसको भी करते हैं। ये देखिए जो तीसरा सवाल आता है, तीसरा सवाल देखिए हम करते हैं। यहाँ आएगा 3825। अब इसको हम पहले 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, इसीलिए हम 3 से काटेंगे। 3 1 का 3, 3 दूनी 6। अब जो यहाँ 3 दूनी अगर 6 लिखे हैं, तो यहाँ अगर जाएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा। जब 22 हो जाएगा तो 3 7 21, 3 7 21। अब जब 3 7 21 को यहाँ 15 हो गया। अब ये 22 था, इसको एक हाथ से देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब 3 5 15 लिख दिए। अब फिर इसको 3 से काटेंगे। अब 4 तिहाई 12, मतलब 3 का पहाड़ा अगर 4 पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ 4 तिहाई 12 लिख देते हैं, 3 यहाँ 4 लिखेंगे भाई, 3 नहीं। अब 4 तिहाई 12 तो कट गया। अब 3 दूनी 6, अब यहाँ 6 था, यहाँ इसको एक हाथ से दिया, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 25 15 हो जाएगा। अब फिर इसको अब हम 5 से काटेंगे, क्योंकि अगर 2 से काटेंगे तो 5 रोकेगा, इसलिए हम 5 से काटेंगे। 8 5 40, अब 42 है तो भाई 40 ले सकते हैं, तो इसीलिए हम 8 5 40 लिए। जब 8 5 40 लेंगे तो यहाँ बचेगा। अब ये जो 2 था, 2 इसके पास हो गया। अब जो ये 2 यहाँ इसके, भाई 5 लिखे हैं, 8 लिखे। अब जब इसको हम देंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 50 25, जो हमारा आंसर आएगा 85। अब इसको 85 को कैसे काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। अब 5 से अगर काटेंगे तो 5 1 का 5, ये भी हो सकता है। और ये पहले देखते हैं, 5 1 का 5। अब 5 1 का 5 और 3 इसको दिए तो 35 हो जाएगा। जब 35 हो गया, 7 5 35, मतलब 5 का पढ़ा अगर 7 दो पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ 35 लिख दिए, 7 5 35। अब 17 कैसे कटेगा, 1 से तो कटेगा, लेकिन 2 से 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम 17 से ही काटेंगे। 17 1 का 17 है। अब इसका जो होगा, अब जैसे यहाँ, अब इसका जो गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 3825। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वार करके 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 17 बराबर 3825। इसको भी ऐसे। अब चौथा जो हमारा आता है, चौथा, अब जो चौथा है 5005। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। अब इसको पहले 5 से काटेंगे। 5 1 का 5, यहाँ 0 लिख दिए, 5 1 लिखेंगे यहाँ भाई। अब इसको हम 1 से कटेगा लेकिन गलत हो जाएगा, वही आएगा, इसीलिए हम इसको 7 से काटेंगे। 7 से अगर काटेंगे तो आएगा 7 1 का 7। अब यहाँ का जो 3 जाएगा तो इसको 30 हो जाएगा। 7 4 का 28। अब यहाँ जब 30 हो जाएगा, इसको देगा तो यहाँ 2 हो जाएगा 21। अब 7 3 21। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको 11 से काटेंगे। 11 1 का 11। अब इसको जब 3 लेंगे तो यहाँ 33 हो जाएगा। 11 या 33।
13 आया। अब इसको 13 से ही काटेंगे, ये पूरा हो गया खत्म। अब जो इसका इक्वेशन में लिखेंगे इसको इस तरीके 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब जो हमारा जो चौथा था वो हल कर चुके हैं हम। अब जो पांचवा देख रहे हैं, जो पांचवा है 7429। अब इसको अगर काटेंगे तो पहले 17 से काटेंगे, 17 से। 17 चौका 64, 17 त्या 51। अगर 64 यहाँ है तो अगर इसको एक हाथ से यहाँ 5 1 51 हो जाएगा। 17 त्या 51, अब 51 हो गया। अब 17 सते 91, यहाँ 91 हो जाएगा। अब ये कट गया। अब इसको 19 से काटेंगे, 19 दूना 38। अब यहाँ 5 बचा, 19 दूना 38, 19 57, 19 त्रिक 57, 19 त्रिक 57। अब इसको 23 से काटेंगे। क्यों काट रहे हैं हम 23 से? ये तो आप जान रहे हैं कि 23 किसी से नहीं कटे। अब जो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का जो था, इस पहला जो सवाल था जिसका गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ हम गुणनखंड निकाल चुके हैं। चौथा का ये हो गया, पांचवा का ये हो गया। पांचवा का देखिए कैसे होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर 7429, ये हो जाएगा। अब इसको करने के बाद अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन अब इसमें देखना क्या है हमें, जो प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा सवाल बनता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM बराबर HCF गुणे LCM बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। आइए देखते हैं जो पहला सवाल बनता है 26 का LCM और HCF निकालने के लिए पहले हम 26 का करेंगे LCM। 2 1 का 2 2 3 6। अब 13 कैसे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 का 13। अब 91 का देखते हैं। अब 91 का 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, अब 7 से काटेंगे। 13 7 91। अब 13 से काट दे रहे हैं। अब ये हो गया। अब इसको एलसीएम ऐसे, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 13 बराबर 26। अब इसको भी लिख सकते हैं 7 गुणे 13 बराबर 91। अब इसको एलसीएम और एचसीएफ ऐसे कैसे निकालेंगे। अब जो ये हमें दिखाई दे रहा है 13, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब बाकी जो बचा, जैसे अब 13 लिख दिए, 13 ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब जो हमारा एलसीएम बचा 2 गुणे 7 गुणे 13 बराबर, अब इसको गुणा कर देते हैं, 13 7 91, 91 और 91 गुणे 2, 2 1 का 2, 9 2 18, मतलब 182 आया। अब इसका जो आएगा 182, और जो HCF आएगा, HCF 13 आएगा। और एलसीएम जो आएगा 182 आएगा। अब जैसे अब इसमें भी देख सकते हैं 13 दूना 26, 13 7 91। अब ये भी हो सकता है। अब इसको हम गुणा करके देखेंगे, जैसे कि मस और गुणे लस इस कहा है जांच करने के लिए। पहले HCF लेंगे 13 गुणे 182 बराबर, इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अब 182, अब इसको यहाँ गुणा कर लेते हैं, यही कर ले रहे हैं 13 182, 3 दूनी 6, 8 3 24 1 25, 25 का 5 80 लगा 2, 3 1 का 3 2 5, यहाँ कट गई गई
2 1 का 2, 8 1 का 8, 1 1 का 1, 6, 5 2 7, 8 5 13 3 हंसलेगा 1, 1 1 2। अब 91 और 26 का गुणा करके देख सकते हैं कि यही आएगा कि दूसरा आ रहा है। 91 और 26 का गुणा कर रहे हैं। चाहे ऊपर लिखे भाई चाहे नीचे लिखे, मतलब तो वही पड़ेगा भाई। अब इसको हम देख रहे हैं 6 1 का 6, अब 6 6 दूनी 12, 9 6 54, 54 1 55, नहीं भाई 54 1 54 होगा, यहाँ कट का निशाना लगाएंगे। 2 1 का 2, 9 दूनी 18, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 6 यहाँ आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, गलत हो रहा है कुछ। अब 9 9 6 54, 54 पूरा लिखे, 4 2 6, 5 8 5 13 13 3 हंस लगा 1 1 1 2, ये गलत हो रहा है हमसे कुछ। यहाँ देख लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 8 3 24, 24 3 दूनी 6, यहाँ 24, यहाँ गलत लिखे भाई, यही गलत हुआ है भाई। अब सब सही हो गया। एक गुणा करने में थोड़ा सा गलत हुआ और बाकी सब गलत हो गया, इसीलिए हम यहाँ देखिए कर चुके हैं। अब जो ये इसको गुणा करके मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके और इसको जो गुणनखंड इसका करे हैं हम, इसके बराबर हो जा रहा है। जैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब जो इसका HCF और LCM आएगा, अब इसका जो गुणनखंड निकाले इतना आया है, मतलब ये 91 और 26 का निकाले हैं 23 66 बराबर, अब इसका भी आएगा उतना ही। अब इसके बराबर हो गया, इसका मतलब इसका गुणनखंड जो ये गुणनफल हो गया ये बराबर हो गया, ये प्रूफ करके हम दिखा दिए। अब जो हमारा दूसरा है 51 और 92 का। अब 51 और 92 का देखते हैं। 51 दूसरा आता है 510 और 92 का। 510 का अगर हम करेंगे फैक्टराइजेशन तो आएगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अब इसको एक हासिल देंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। अब 2 25 10, अगर 2 25 10 से काटेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 11 है तो इसको एक हासिल इसके पास चला जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5 से फिर यह कट जाएगा। अब फिर इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से हम काटेंगे तो इसको 8 3 24, अब इसको एक हासिल देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। जब इसको एक हासिल देंगे 15 हो जाएगा तो 5 यहाँ 15 हो गया। अब फिर इसको 5 से काटेंगे, अब 5 1 का 5, अब यहाँ 3 बचेगा तो इसको 3 दे देंगे और फिर यहाँ जो 3 इसको दे देंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 35 हो जाएगा, तो 5 7 35, तो 17 न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, इसलिए 17 17 से काटे तो 17 से काटे तो 1 आया। अब इसके बाद 92 का करेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे तो 46 आएगा, मतलब 2 से काटेंगे 2 1 का 2 2 दूनी 4 2 23 है 2 4 8, इसको 4 बार ले गए तो यहाँ 8 आया। अब इसको एक हाथ से दे दिए, यहाँ 12 हो गया। अब 2 से काटेंगे, जब इसको 2 से हम काटेंगे तो यहाँ 2 छंग 12, 2 छंग 12, जब छंग 12 तो यहाँ 6 लिखेंगे, 12 कट गया। और इसके बाद फिर 2 से काटेंगे हम लोग, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब 23 1 न 1 से कटेगा न 2 से कटेगा, इसीलिए हम 23 से काटे। अब इसके बाद जो इसका एलसीएम आएगा, मतलब एचसीएफ जैसे ये आ गया इसका, अब इसका भी लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23 बराबर 92। अब इसका हो गया, अब इसको एलसीएम में बदल देंगे, मतलब अब इसमें देख लीजिए ये भी, ये 2 इसमें मिल रहा है, ये सिर्फ 2 मिल रहा है। उसके बाद न तो यहाँ 23 मिल रहा है, न ये 23 दिखाई दे रहा है, नहीं ये 5 है, नहीं ये 5 है, इसीलिए हम इसको खाली 2, इसका एचसीएफ जो हो गया ये 2 हो गया। अब जो एलसीएम होगा, एलसीएम एचसीएफ को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेते हैं। इसके बाद अब इसको 2 गुणे 2, मतलब यहाँ 2 हो गया, यहाँ फिर ये 2 लिखिए,
ये एक को छोड़ 40 को छोड़ दी, 40 को छोड़ दी, चलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। फिर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, अब ये 3 मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसको अगर सबका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 23,460 आएगा। अब इसको हम गुणा करके यहाँ लिख चुके हैं, आप अपने कॉपी पे गुणा कर सकते हैं। अब जो इसका HCF आएगा, HCF 2 आएगा। अब इसको दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जैसे 510 और 92 का, 510 अगर 92 का करेंगे हम तो 4000 मतलब 46,920 आएगा। जब 46,920 आएगा तो उसको हम लिख लेंगे। अब इसमें क्या पूछा है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM बराबर LCM गुणे HCF प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। इसको करने के बाद ये आया। अब जो HCF और LCM का हम लोग गुणा किए हैं, अब HCF और LCM गुणा मतलब 23,460 है। अब इसको यहाँ गुणा करके दिखाई दे रहे हैं 23,460। अब इसको 2 से गुणा कर लेंगे। अब जो हमारा 0 0 उतार लेंगे। अब 2 छंग 12, 12 तो 80 लगाइए। अब 2 4 दूनी 8 है 9। अब 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब ये देखिए यहाँ जितना आया तो यहाँ इतना भी आ गया। इसको 2 से गुणा, जैसे अब इसको यहाँ इतना गुणा करके हम लिख लिए। इसके बाद HCF जो है ये 2 है, HCF को 2 से गुणा करके यहाँ लिख लिए। अब ये जो हमारा दूसरा का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 46,920 आएगा आंसर। अब जो दो संख्याओं का गुणनफल अगर करेंगे हम 510 का और 92 का तो हमारा आएगा 46,920 आंसर आएगा। अब जैसे अब LCM का गुणा कैसे करेंगे आप लोग, 2 गुणे मतलब 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। अब 12 पंजे 60, अब इसकी 60 गुणे 7। अब इसको 7 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ 0 आएगा। 6 दूनी 12, 6 तिग 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 36, 6 37 42, मतलब यहाँ 40 तो 42 लिखेंगे। अब यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ है, अरे यार गलत हो गया, ये 17 है 7 नहीं है। अब 60 और 17 का गुणा कर लेंगे हम। 60 और 17 का गुणा करेंगे, 7 0 0 आएगा यहाँ, 7 छंग 42। अब 1 0 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 छंग 6 आ जाएगा। अब ये जो यहाँ आएगा 0, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब 17 तक पहुंचे। अब इसका 23 गुणे 23 करेंगे। अब यहाँ 23 गुणे कर रहे हैं। अब 3 0 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 0 0 आ जाएगा, 3 1 का 3 आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा, 2 1 का 2 आ जाएगा। और ये 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। 23,460। ये देखिए यहाँ पे 23,000 कहाँ गया, ये 23,460, 23,460 है। अब ये जो HCF है इसको भी गुणा कर लेते हैं। 23 ये गुणा करें हैं HCF का, याद किया। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। जो दूसरा सवाल हो गया, अब ये तीसरा आता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए। अब हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरा ये है कि 336 और 54 का पूर्णांक, 336 और 54 का गुणनफल निकालना है और इसको HCF और LCM ही निकालना है। और इसको हमें देखना है कि ये इक्वेशन में सही है कि नहीं है। अब इसको हमें जांच करना है। अब इसका तो हम लोग जांच कर चुके हैं। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको यहां मिटा दे रहे हैं। अब जो हमारा जो तीसरा होता है 336 और 54, 336 का जो एलसीएम करेंगे हम, पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, तो यहाँ 1 इसको हाथ से देंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 चौक 12, 2 छंग 14, नहीं 2 छंग 12। जब 2 छंग 12 करेंगे तो यहाँ 6 वाले जाएंगे, यहाँ 12, इसको एक हाथ से देंगे 16, 2 8 16, यहाँ 16 लिख देंगे। इसके बाद
ऐसे से करते करते यहाँ तक आएंगे। अब इसका जो HCF हो जाए, अब इसको भी 54 को भी करेंगे हम, दो से काटेंगे पहले इसको हम। अगर 2 से काटेंगे तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 1 इसको हाथ से देंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, 2 से 14, ये 14 कट गया। अब फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27, अब 3 9 27 अगर आया तो अब 3 9 27 यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 1 3 और 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3, ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे पहले, फिर इसको लिख लेंगे 54 का। अब इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, मतलब कौन इससे मिल रहा है। अब जैसे यहाँ की 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, ये 2 और ये 3 2 मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका HCF हो जाएगा, जो HCF हो जाएगा, HCF 2 × 3 HCF हो जाएगा, मतलब 6। और जो LCM बचेगा, जब ये सब बच रहा है, अब जैसे ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये अब ये सब इसका LCM हो गया। LCM अगर गुणा करेंगे तो 3024 आएगा LCM। उसके बाद उसको 6 से गुणा करना पड़ेगा हम लोग को, और फिर उसके बाद अब 500 मतलब ये अब 3036 मतलब 336 और 54, 336 और 54 का अगर गुणा करेंगे हम लोग तो 18441 18144 आएगा। और उसके बाद HCF और LCM का गुणा करेंगे तो LCM और HCF को गुणा करेंगे बराबर, LCF और LCM को गुणा करेंगे 18144 आएगा, 18144 आएगा अगर इसका HCF और LCM को गुणा कर लेंगे। उसके बाद इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM निकालने के लिए बहुत आसान हो गया है। अब एक और ट्रिक है, उस ट्रिक की मदद से हम इसको और आसान कर सकते हैं। अब जैसे अब यहाँ आपने देखा, अब इसको और इसको गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आपका HCF और LCM निकल जाएगा, और उसके बाद इसको और इसको गुणा कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल भी निकल जाएगा। ये भी ट्रिक एकदम आजमा सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा में नहीं। जैसे अब आपको सवाल दिए तो आप इसका आंसर डायरेक्ट उनको बता सकते हैं, मतलब इसका और इसका गुणा करके डायरेक्ट उनको आंसर बता सकते हैं। इसीलिए जैसे अब ये जो हमारा दूसरा हो गया, ये समाप्त हो गया। अब जो प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है, मतलब प्रश्न नंबर तीसरा, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब प्रश्न तीसरा देखेंगे। जैसा कि ये दूसरा हल हो चुका है, जो तीसरे का आंसर आया है हमारा 18444। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा चलिए देखते हैं। पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या तीसरा, मतलब प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित, निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखा है, पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात किस किस का ज्ञात करना है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का LCM और HCF दोनों निकालना है, और इसको एक बार हम अपने तरीके से चेक भी कर लेंगे। सेकंड पर, लेकिन इसको तो हमें ज्ञात नहीं करना है, खाली इसको हम देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं अब। अब जो हमारा पहला सवाल आता है, पहला सवाल ये कहता है कि 12 और 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड देखिए हम करके दिखाए हैं। जैसे अब 12 को लिख सके हैं 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो इसको डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड तो कर चुके, अब इसको चेक करना है LCM और HCF, मतलब 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 12 हो जाएगा बराबर। अब 15 का होगा 3 × 5, 3 × 5। अब जो 21 का होगा 3 × 7, मतलब 7 त्रिक 21। अब इसका हो जाएगा। अब इसका जो LCM होगा, मतलब इसमें LCM जिससे अब ये 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये हमारा HCF हो जाएगा। और जो बाकी जो बचेगा
मतलब 3 तो एलसीएम हो जाएगा, अरे 3 तो एचसीएफ हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा उसको हम एलसीएम कर सकते हैं। ये जैसे अब बचा यहाँ 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा, अब इसको 1 3 छोड़ दीजिए, अब 5 बचा और यहाँ 7 बचा। अब ये सब हमारे आएंगे एलसीएम के अंदर। अब जो हाईएस्ट रहेगा, मतलब इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, और इसी में रख देंगे, तब चेक करेंगे हम लोग। अब इसको देख के एचसीएफ निकाल लिए हम, और उसके बाद एलसीएम भी निकाल लिए। एलसीएम होगा कि हमारा 3 इधर है, 2 2 2 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखना क्या है, देखना हमें ये है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब जो इसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम 420 होगा। 420 कैसे होगा अभी देखेंगे, और जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। अब एलसीएम कैसे आया 420, अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 और 7, 6 का मतलब 7 बार जोड़ेंगे, 6 सत्ते 42, 42 मतलब 440 420। अब इसको 420 जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो आएगा 420। अब ये एलसीएम हो गया। अब जो हमारा एचसीएफ होगा कि एचसीएफ 3 होगा, मतलब इसमें जो कॉमन मिलेगा यही 3, इसमें भी 3 मिलेगा कॉमन, इसमें भी 3 मिलेगा कॉमन, इसमें भी 3 मिलेगा कॉमन, इसीलिए इसका एलसीएम जो है 420 हो जाएगा। एचसीएफ जो होगा 3 होगा। अब हमारा जो दूसरा है वो दूसरा देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अरे यार, इसको तो चेक हम लोग किए नहीं, चलिए अच्छा इस ई वाला क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं। अब जो हमारा दूसरा है 17। 17 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 23 का भी गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 29 का भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब जो 17 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, 17 1 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम 17 से ही काटेंगे। अब 17 1 का 17 ई कट गया। अब 23 जो बचा, अब 23 से कैसे काटेंगे, अब पहले तो 2 से अगर देखेंगे तो भाई 2 से कटेगा, लेकिन ये 3 वो रोकेगा, इसीलिए 23 से ही काटेंगे। अब हमारा 29 बज रहा है। अब 29 कैसे कटेगा, अब अगर 2 से काटेंगे तो भाई ये हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा, इसीलिए हम 29 से ही काटेंगे। उनतीस से अगर हम लोग काटेंगे तो 29 1 का 29, ये हो गया। अब इसका जो गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड करके दिखाएंगे अभी। ये जो हमारा चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न यह कह रहा है कि HCF बराबर 306 कामा 657। अब जो ये चौथा सवाल है, अब इसको हम हल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि, अब लिखेंगे आप हल, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। फिर उसके बाद अब इसको HCF को यहाँ नीचे कर देंगे, एलसीएम को यहीं रहने देंगे, HCF को नीचे कर देंगे, क्योंकि इसमें HCF पूछा है तो HCF यहाँ कर देंगे। फिर उसके बाद अब देखेंगे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। अब दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 और 657, 306 और 657, इसका दोनों का गुणा करेंगे। ये दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 2,01,042, 2,01,042।
अब जब 2,01,042 आया, अब इसको हम 9 से भाग देंगे। 2,10,000, अरे 2,01,042, अब इसको हम 9 से भाग देंगे। और यहाँ हम भाग दिए हैं, ये देखिए भाग दिए हैं। अब 9 दूनी 18, 20 को पहले लिखेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ 2 गए, 9 दूनी 18 लिखें। अब 18 में से 20 गया तो बचा 2, एक यहाँ से यहाँ उतार लिए, इसको यहाँ उतार लिए। अब एक जब उतार लिए तो 21 हो गया, 9 दूनी 18, 18 हुआ। अब फिर 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, अरे 21 में से अगर 18 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ जो 0 है यहाँ उतार लिए हम, 0 को भी उतार लिए। 9 त्रिक 27, 27 लिखे हम। 27 में 30 में से 27 गया, बचा 3। अब इसको 4 को भी यहाँ उतार लिए हम। अब 9 त्रिक 27 हो गया, अब फिर भी 9 त्रिक 27 जाएंगे, 9 त्रिक 27। अब जो 27 में से अगर 34 जाएगा, अरे 27 में 34 में से अगर 27 जाएगा तो बचेगा हमारा 7। अब ये जो 2 है इसको भी उतार लिया यहाँ पे। अब 9 8 72, 9 8 72, ये कट गया, ये पूरा कट गया। अब जो हमारा आंसर आया, 22,338, 22,338 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर 22,338, ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा 5वां सवाल है, 5वां सवाल देखेंगे। अब ये जो हमारा 5वां सवाल है, प्रश्न संख्या 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है, समाप्त हो सकती है, देखेंगे। लेकिन संख्या n 0 पे समाप्त नहीं होगी। किस लिए? क्योंकि अगर हम 5 गुणे 2 करें तो बराबर 10, तो ये 0 पर समाप्त हुआ? नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए हम देखते हैं। अब जैसे इसका उत्तर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे उत्तर, या उत्तर लिखेंगे या तो हल लिखेंगे। यहाँ पे इसका हल कर रहे हैं हम। यदि कोई अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्द यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। जैसे क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5, 10 बराबर 2 गुणे 5, इसको यही लिख सकते हैं ना भाई, 10 बराबर 2 गुणे 5, इसको यही लिख सकते हैं। और 6n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 3 माने 6n, 2n गुणे 3n। अब जो 6 के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसमें तो 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसीलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित करती है कि 6n के गुणांक में 2 और 3 अतिरिक्त और कई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब जैसे फिर से देखते हैं, यदि कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या ले लिए या अंक ले लिए, 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आप 0 पर समाप्त हो सकती है, ये देखते हैं 10 तो भाई 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसीलिए हम सकती है वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्द यह है कि 2 और 5 से विभाजित होगा, अरे होगी या होगी, वही लिख दो, होगा लिख दे रहे हैं हम, होगी। अब ये होगा क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5, ये भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 माने 2n और गुणे 3n भी होगा, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 तो नहीं है भाई, इसमें तो 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 2 गुणे 3 है ये, लेकिन 5 नहीं है। इसीलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा भाई। अब जो 5 है इसमें 2 गुणे ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा। और जो 5 है इसको ऐसे लिखेंगे, इसीलिए ये जो समाप्त नहीं होगा, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा, इसीलिए हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अद्वितीय हमें यह निश्चित करती है कि 6n के लिए गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहा है हमें, 2 और 3 के अतिरिक्त तो कोई अभाज्य गुणनखंड प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इसीलिए अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ये जो हमारा तो पाँचवा का हल यही होगा। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो 6वां, ये हमारा 6वां सवाल है। 6वां सवाल का भी ये प्रश्न पढ़े हम। अब इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, मतलब कोई भी भाज्य संख्या होगा उसके 2 से अधिक भाजक होंगे। मतलब जैसे कि हम 6 ले लिए, इसके कई भाजक होंगे इसको देखेंगे। पहले तो होगा 1, फिर दूसरा होगा 3, नहीं 2 भी होगा इसका भाजक, अब फिर होगा 6। अब ये 2 से अधिक इसका भाजक है, मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, ये 2 से अधिक भाजक होगा। भाजक 2 से अधिक हैं, मतलब 6 का भाजक 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 से खुदे कटेगा भाई। इसका भाजक इसलिए 4 हो रहा है। अब इसमें क्या है? भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। जैसे आप देखें, आप ये भाजक संख्या, हम भाजक संख्या ले ली, अब इसके भाज्य संख्या ले ली, इससे 2 से अधिक भाजक हैं। अब जैसे ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 3 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 13 गुणे 7 प्लस 11 प्लस 11, मतलब 7 प्लस 11 प्लस 11। और फिर दूसरे स्टेप में कैसे लिखेंगे? अब ये जो है 11 और 7, मतलब 11 और 7 18 हो जाएगा, 18 और प्लस 1 18 और प्लस 1 19, 19 गुणे 13 अगर करेंगे, 19 गुणे 13, 3 9 3 27, 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 1 का 3 2 5 9 1 7, इसका आएगा 247। अब 247 अगर लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इधर देख लीजिए, 77 प्लस 1 मतलब 78 हो गया, 78 गुणे 13, 78 गुणे 13 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अब इसका आंसर क्या आएगा? 13 गुणे 13 गुणे 6, मतलब 13 गुणे 13 गुणे 6। अब जो इसका आंसर हो गया ये जो पहला का आंसर हो गया। अब हम दूसरा इसके बाद अभी देखेंगे, पहले उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा, इसमें नीचे में लिखना, पहले ऊपर तो ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद नीचे भी लिखना पड़ेगा। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 6, 13 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब जो हमारा दूसरा का आंसर होगा, दूसरा देखते हैं। अब जो ये हमारा 6वें का जो दूसरा सवाल है, मतलब ये वाला, इसको हम करें, इसको देखिए कैसे करा जाता है। अब आपको अब दूसरी संख्या दी गई संख्या है, अब दूसरी दी गई संख्या में देखेंगे
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें भी देख लीजिए भाई है, यही संख्या दिया गया है। अब इसको करना कैसे है, पहले हम लोग इसको इसमें से देखेंगे 5 अलग करेंगे। 5 मतलब अधिक संख्या भाजक, भाजक को पहले अलग करेंगे। भाजक कैसे समझ में आएगा आपको, इसमें कहीं से भी 5 इसमें है, प्लस का 5 नहीं लिखेंगे, खाली यही लिखेंगे। इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि 5 2 बार है, प्लस में भी है और गुणे में भी है, इसलिए इसको हम भाजक मान लेंगे। इसको हम भाजक मान के यहाँ लिखे हैं। अब एक को कोष्टक में बंद कर देंगे, बाकी जो बचा उसको हम लोग कोष्टक में बंद कर देंगे। जैसे 7 बचा, 6 बचा, 4 3 2 1 बचा, इसको हम लोग कोष्टक में बंद कर देंगे। देखिए अब इसको कोष्टक में बंद कर दिए। यहाँ अब 5 की जगह 1 आएगा, क्योंकि अगर 5 इधर जाएगा तो इसमें खाली 5 आएगा और यहाँ 1 लिख देंगे। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो हमारा ये दूसरा स्टेप है, अब सबको गुणा करे हुए हैं। जैसे देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 24 का गुणा कर दिए हैं, तो हमारा आया 10,000, अरे 10,000 कर रहे हैं, 1,008। 1,000 जब 8 आया और प्लस का 1, इसको प्लस का 1 माना जाता है, तो यहाँ 1,009 हो गया। 1,009 हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया 5, 7 कहाँ गया, 7 क्यों नहीं लिखे आप, इसलिए नहीं लिखे कि अगर जब दी गई संख्या में अगर डबल दिखाई देता है आपको, अगर एक गुणा में है और एक प्लस में है, तो उसको चाहे गुणे में अलग कर सकते हैं चाहे प्लस में अलग कर सकते हैं, इसीलिए हम गुणे में अलग किए हैं उसको। इधर देखिए इसको हम भाजक मान लेंगे ना भाई। अब इसको अलग कर चुके हैं तो यहाँ 1 आएगा, 5 के दर पे 1 आएगा, 5 इधर आ जाएगा। अब जो हमारा दूसरा स्टेप बनता है, दूसरा, अब जो बाकी सब बचा उसको कोष्टक में लिख लेंगे और जो 5 है 5 को अलग लिखेंगे। इधर देखिए 5 को अलग लिखे हुए हैं और बाकी सबको कोष्टक में बंद कर दिए। और जो इसका गुणा करने पे इतना आया, और प्लस का एक स्टेप और करेंगे जिसमें प्लस का 1 भी जोड़ेंगे। एक स्टेप यहाँ लिखे, हम इसी में कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं करना है आपको। परीक्षा में प्लस का 1 स्टेप एक बार लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आता है हमारा 10,009। अब इसमें आप देखे थे, इसमें आप देखे कि 10,000 नहीं आएगा भाई, 1,009 आएगा, 1,009। अब 1,009 ये एक प्लस का 1 हो गया 1,009। इसके बाद अब नीचे स्टेप में लिखना पड़ेगा आपको, स्टेप में इसको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 5, 1,009 और ये संख्या हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये एक भाज्य संख्या है। फिर से देखिए, अब दूसरी दी गई संख्या, मतलब अब दूसरा जो संख्या है अभाज्य संख्या क्यों है, ये पूछा है अभाज्य संख्या क्यों है। अब पहले स्टेप में आपको करना है, इसमें से देखिए कौन सी संख्या 2 बार लिखी गई है। एक तो भाई 2 बार लिख सकते हैं, उससे नहीं दिक्कत है। अब जो 5 जो होता है, जैसे अब यहाँ देखिए 5 2 बार लिखा गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, प्लस का भी है और गुणे का भी है, इसीलिए हम 5 को अलग कर देंगे, मतलब ये भाजक हो जाएगा एक तरीके से। अब 5 को अलग कर दिए हम, और बाकी जो बचा उसको एक कोष्टक में कर दिए, छोटे कोष्टक में। अब जब कोष्टक में लिख दिए तो अब इन सब का गुणा करना पड़ेगा हमको। सबका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा, 6 सते 42 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 और 42 का गुणा कर देंगे। 24 और 42 का गुणा करने पे आएगा 1,008 आएगा, और प्लस का एक स्टेप में लिखेंगे, क्योंकि अगर जैसे आपको अगर परीक्षा में देना है तो उसको एक स्टेप बनाना पड़ेगा, अगर परीक्षा में नहीं है तो वो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। हम इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन। अब करने के बाद यहाँ तक
अब गुणा में नहीं करेंगे इसको, 5 को ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद नीचे भी लिखना पड़ेगा कुछ। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक एक क्वेश्चन में बंद करेंगे 1,5,1009 और ये संख्या है, ये संख्या क्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अब जो हमारा 7वां आता है, 7वां आप करके इसको दीजिएगा, 7वां जो है इसको आप करके कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और इसके बाद जो प्रश्नावली 1.2 है, 1.2 देखेंगे, जो 7वां बचता है इसको आप करके कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें 1.2 में कुछ इंट्रोडक्शन है। जैसे इंट्रोडक्शन में ये है कि अब उसमें सिद्ध करने के लिए आता है कर्णिम 5, कर्णिम 2, कर्णिम 3, ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसीलिए पहले हम लोग जानेंगे कुछ टॉपिक के बारे में। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्याओं को ठीक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब जैसे 0, अब ये अपरिमेय संख्या में आएंगे। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल जो है हम लिए हैं उदाहरण में, कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, और कर्णिम 3 ये भी अपरिमेय संख्या, कर्णिम 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या है। और खासकर पाई जो है, पाई ये अपरिमेय संख्या है। जैसे परीक्षा में आ जाता है कर्णिम 5 2 + 5 ये सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। इसका 4 नंबर तो आता ही है, समझ लीजिए। अब जो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये वह संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, ये हम समझते हैं। जो दूसरा है, ध्यान दें, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, A एक पूर्णांक है, मतलब A एक पूर्णांक है, P, A² को विभाजित करेगा। जैसे अब A कोई पूर्णांक है, और जो P जो है ये कोई अभाज्य संख्या है, मतलब अरे यार ये गलत हो गया, A²/P। अब जब P A² को विभाजित कर रहा है तो A/P इसको भी विभाजित करेगा। अब जब ये इसको विभाजित कर रहा है भाई, A² को विभाजित कर रहा है, तो P A को भी विभाजित करेगा। अब जैसे कुछ उदाहरण में हम लिए हैं, अब जैसे जो 25 जो है, मतलब 25 का जो स्क्वायर है, 25 को भी विभाजित कर रहा है, इसीलिए 25 जो है 5 को भी विभाजित करेगा। इसका यही होगा ना मतलब भाई। जैसे अब 25 का स्क्वायर जो लगा हुआ है, 5 विभाजित कर दे रहा है उसको, तो 25/5 को भी विभाजित कर देगा भाई। अब जैसे इधर देखिए, A² जो है P विभाजित कर रहा है, अब P A को भी विभाजित कर सकता है। अब कुछ उदाहरण में और लेते हैं हम, जैसे कि 3 का स्क्वायर/3। अब ये 3² को विभाजित कर रहा है, तो भाई 3 को भी विभाजित करेगा, 3/3। अब इसको भी विभाजित करेगा ना। अब इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। अब 3² को विभाजित जब कर रहा है तो 3 को भी विभाजित करेगा भाई। ये ध्यान दीजिएगा, यदि P एक अभाज्य संख्या है, A एक पूर्णांक है, तो P, A² को भी विभाजित करता है। जैसे अगर A/P हम लिख दिए यहाँ पे। अब A/P चाहे A²/P,
ए स्क्वायर बटे पी, जब इसको विभाजित करेगा भाई तो इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा तो इसको भी विभाजित करेगा। इसीलिए अब जैसे अब 5 का ये कर दिए, अब 9 ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 9 का स्क्वायर बटे 9। अब 9 स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो 9 को भी विभाजित करेगा। अब जैसे इसको अगर स्क्वायर हटा दिए यहाँ से तो अब ये इसको भी विभाजित कर सकता है, मतलब अब इसके जगह पे 1 आएगा। अब कुछ लाइन आपको लिखना पड़ेगा, मतलब सिद्ध करने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा, कोई संख्या ए स्क्वायर बटे बी है, ए कामा बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो ए बटे बी बराबर ई हो सकता है, कोई और संख्या भी हो सकता है, ए को विभाजित करेगा, मतलब ए के जगह कोई पूर्णांक आ सकता है, और जो पी के जगह जैसे कि कोई भी मतलब सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी आ सकता है। अब जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है उसको हम सॉल्व करेंगे अब इसी वीडियो में। ये जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है, 1.2, इसमें हम देखेंगे कि प्रश्नावली 1.2 का सवाल कैसे सॉल्व होगा। इसमें सिर्फ सिद्ध करना रहता है कि कर्णिम 2, कर्णिम 3, कर्णिम 5 ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, 7 + 1 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना रहता है। सिद्ध करने के लिए पूर्णांक, पार्ट 1 में आप पढ़े होंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है पार्ट 1 में, इसीलिए इसके ऊपर पार्ट 1 वीडियो है, उसको देख सकते हैं। जैसे दिया रहता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें सिद्ध करना है कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। अब पहले हम लोग मानेंगे इसको, कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, अरे परिमेय संख्या है। अब इधर अपरिमेय संख्या है तो उसका हम लोग उल्टा मानेंगे कि परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद जहाँ ए और बी पूर्णांक हैं, मतलब ए और बी के जगह पी क्यू भी ले सकते हैं, किस लिए नहीं लिए हम, ए और बी भी ले सकते हैं और पी और क्यू भी लिख सकते हैं इसको, जैसे ए और बी, पी क्यू, ए भी थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए हम लिए ए और बी। ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ए बराबर, अब अगर इसको बटे में लिखेंगे तो ए बराबर कर्डी में 5b। अब इधर से अगर कर्डी हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगाएंगे और इधर स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको हम कर्डी हटा दिए, समझ लिए कर्डी हट गया। अब भाई कड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर तो लगेगा ही, इसीलिए स्क्वायर लगाएं हम। अब ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर हो गया। अब उसके नीचे लिखना पड़ेगा, अतः ए कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ए कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। और फिर दूसरा जो है, इसलिए 5 कामा ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब माना ए बराबर 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, के मतलब कोई भी पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया, ये कोई धन पूर्णांक है समझ लीजिए। अब समीकरण 1 में से 1 का मान रखने पर, अब ए बराबर इतना आ गया 5 के। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अतः 5 कामा b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब इधर इसको कर चुके हैं हम। अब अगर इधर a के जगह हम लिखेंगे, 5 के, और इधर a बराबर 5b स्क्वायर। अब इधर a बराबर 5b स्क्वायर है। अब a के जगह तो हम इसको रख दिए, के स्क्वायर कर दिए बराबर। अब b तो वैसे ही रहने देंगे, b को नहीं देखेंगे, अब b स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। अब 5k स्क्वायर और 5b स्क्वायर एक साइड करेंगे तो 5k स्क्वायर हो जाएगा, b पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब जो हमारा अतः
5 कामा बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब अगर इसका मान रखेंगे तो 5 कामा बी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 कामा बी को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब जो हमारा समीकरण नंबर 4 है, पहले इसको फिर से देख लीजिए। माना, अब इसको मानेंगे पहले हम लोग। माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अरे परिमेय संख्या है। इसमें अगर अपरिमेय दिया है तो यहाँ हम लोग परिमेय लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद जहाँ ए और बी कोई पूर्णांक हो गया। ए और बी भाई कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ए और बी एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी का कोई अतिरिक्त गुणनखंड भी नहीं है। इसके बाद ए बराबर करड़ी में 5b, ए बराबर करड़ी में 5b लिखेंगे। अब इसको ए बराबर करड़ी में 5b लिख दिए हम। अगर यहाँ से करड़ी हटा दिए हम, यहाँ से करड़ी हटा दिए तो इधर स्क्वायर भी हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब जैसे करड़ी हम हटा दिए, इधर स्क्वायर लिखना पड़ेगा और इधर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। अब इसको ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। अब इसको लिखेंगे, अतः ए कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है, समीकरण नंबर 1 मान लिए। और इसलिए 5 कामा ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा भाई, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 ए का मान रखने पर अब पहले लिखेंगे यहाँ। अब माना ए बराबर 5 के मानेंगे जहाँ ए कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है। समीकरण नंबर 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 इधर है, समीकरण नंबर 1 5 कामा ए स्क्वायर। अब इसमें अगर ए का मान रखेंगे यहाँ पे तो ए का ए स्क्वायर है और इसका 5 के लिखना है, यहाँ पे 5 के लिख दिए। 5b स्क्वायर हो गया, यहाँ 5b स्क्वायर हो गया। अब 5b स्क्वायर, अब 5 को एक साइड लिख देंगे और बाकी सब एक साइड करेंगे। 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसमें दिया गया है, अब ये जैसे यहाँ लिखे वैसे यहाँ पर भी लिखा गया है। अब उसके बाद फिर नीचे लिखना पड़ेगा, अतः 5 कामा बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। 5 कामा बी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा ये। फिर उसके नीचे इसलिए 5 कामा बी को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम समीकरण, अब इसको आगे हल करेंगे क्योंकि ये दूसरे पार्ट में हमें करना नीचे का स्टेप है। जैसे अब पहले लिखे थे हम, इसलिए 5 कामा बी को विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर हम लोग 3 माने थे। अब इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चला है कि 2 और 3 से यह पता चला है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चला है कि ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका 5 है। उभयनिष्ठ उनका गुणनखंड क्या है, 5 है। जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कल्पना के विपरीत है। ये कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटि कल्पना के कारण हुई है। ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुई है कि करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। ये तो गलत है भाई। अब अतः करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी 5 ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। अब फिर से समझिए, जैसे प्रश्न क्या दिया था, सिद्ध कीजिए कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। इसको ए और बी माने ए बराबर करड़ी में 5b लिखे थे हम लोग, करड़ी में 5b लिखे थे।
जब कड़ी हटाएंगे तो भाई स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर। फिर उसके बाद ये समीकरण नंबर 2 में ए का मान रखे थे। फिर उसके बाद अब इस समीकरण नंबर 3 कैसे बना, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। इस समीकरण नंबर हमारा 3 है। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चला है, 2 और 3 से हमें यह पता चला है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो जो हमारी कल्पना है, कल्पना के विपरीत है, ये कल्पना के विपरीत है। और हम लिख सकते हैं इसमें कुछ और, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि हमारी जो त्रुटि है, हमारी जो त्रुटि कल्पना के कारण हुई है, ये एक परिमेय संख्या है। जो लिखे थे हम लोग कि ये माना है ये कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कर्णिम 5 उसके नीचे लिखना पड़ेगा, अतः कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा जो प्रश्नावली 1.1 का था पहला सवाल, प्रश्न पहला। अब जो हमारा प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल था, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णिम 5 अपरिमेय संख्या है। अब जैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, पहले इसको मानेंगे, मतलब जो परिमेय संख्या है उसको अपरिमेय संख्या में मानेंगे, जो अपरिमेय दिया रहेगा उसको हम लोग परिमेय संख्या में मानेंगे। तो पहले हम मानेंगे, माना 3 + 2 √5 मतलब परिमेय संख्या है। मतलब माना 3 + 2 कर्णिम 5 परिमेय संख्या है। ये जब अपरिमेय दिया रहेगा तो हम लोग परिमेय मानेंगे, जब ये अपरिमेय दिया रहेगा तो हम लोग अपरिमेय मानेंगे। अब 3 + 2 3 + 2 √5 3 + 2 कर्णिम 5 बराबर a/b के रूप में पहले लिखेंगे। ये छोटा ए लिखो भाई। अब a/b के रूप में लिखेंगे, जहां a, b सहअभाज्य संख्या है, a, b सहअभाज्य संख्या है। तो इसको पहले हम लिखेंगे ऐसे, पहले तो इसको a/b में लिख लेंगे। तो अब 3 को इधर भेजेंगे, जैसे अब 2 √5 बराबर a/b माइनस, अब जो यहाँ 3 है, 3 को इधर भेजेंगे हम, तो 3 यहाँ हो जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ आया। अब बटे में 1 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, मतलब अब दोनों पक्षों का एलसीएम लेने पर, अब इस तरफ का एलसीएम कर देंगे और इस तरफ का एलसीएम कर देंगे। अब इसको एलसीएम करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है 2 √2 कर्णिम 5 बराबर a - 3b बटे b में, बटे b भी है। अब इसके बाद जो ये दूसरा स्टेप लिखेंगे, अब पहले इसको देख लीजिए, ये भी और ये भी दोनों सेम है, और इसको अब चेंज करेंगे कैसे। और जो 2 √5 बराबर a माइनस 3d बटे सबके बटे b लिखेंगे। अब जो ये 2 हमारा है, 2 को हम ले जाएंगे बटे में, ये 2 को ले जाएंगे बटे में। अब जब 2 को बटे ले जाएंगे 2b हो जाएगा। ये देखिए 2b हो गया। अब हमारा यहाँ कर्णिम 5 सिर्फ बचेगा। कर्णिम 5 जब बचेगा, अब कर्णिम 5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। कर्णिम 5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णिम 5 बराबर a - 3b बटे 2b। अब जो ये हमारा ये है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और जो इधर वाला पार्ट है ये हमारा परिमेय संख्या है।
ये हमारा परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। अब कड़ी में जो 5 है, कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है तथा a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को मिलाएंगे तो दूसरा ही संख्या बनेगा, मतलब बराबर नहीं होता, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब जैसे अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, पहले नीचे क्या लिखेंगे, मतलब कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, फिर उसके बाद तथा लिखेंगे, तथा a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, और उसके आगे क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, 2 शब्द और लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना जो गलत है, 3 + 2 √5, 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए आता है, जैसे 4 नंबर पे पूछ लिया, 4 नंबर में पूछ लिया तो ये आता है। अब हम इसके आगे आप थोड़ा करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे होगा। अब जो बटे में दिया रहेगा उसको अब हम करेंगे, जो कि जैसे कि तीसरा या चौथा में जो बटे का सवाल है उसको अब हम करेंगे। 1.2 का जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या, निम्न माने नीचे लिखा हुआ संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे पहला जो सवाल इसमें है 1/√2, 1 कड़ी में 2, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा है। अब इसको मानेंगे, पहले हम लोग माना 1 कड़ी में 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ अपरिमेय दिया है तो हम लोग परिमेय मानेंगे, अगर यहाँ परिमेय दिया रहता तो हम लोग अपरिमेय संख्या मानते। इसके बाद हल लिखेंगे हम, 1 कड़ी में 2 बराबर a/b, 1 कड़ी में 2 बराबर a/b, जहाँ b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a में 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। फिर उसके बाद अब 1 कड़ी में 2 a/b पलटने पर आएगा कड़ी में 2 बराबर b/a हो गया। अब a² बराबर b² हो गया, 2a² बराबर b² हो गया, अतः 2b² को विभाजित करता है कड़ी में 2, तो इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा। फिर अब इस तरफ आ गए, अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को विभाजित करेगा। अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। अब जैसे इधर का जो संख्या ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, माने ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या में आ गया। ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसके बाद 2a² बराबर b² ये हो गया। अब जैसे हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। परंतु हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। फिर अतः
हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लोग परिमेय माने थे तो अपरिमेय संख्या है। जो हमारी कल्पना था, जो हम माने थे, वो हमारा मान गलत है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग माने थे ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। मतलब 1/2 ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन बचता है वो आप लोग सॉल्व कर कमेंट में बताइए उसका आंसर क्या होगा, और जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको हमारे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि कहाँ गलती हुआ है आपसे, वो हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लिखना होगा, आप लोग परीक्षा में अगर परीक्षा में जाएंगे तो ये लिखना ही होगा। ये 4 नंबर का आता है, कभी कभार 5 नंबर का भी दे देता है बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में। और जैसे ये जो अतः हमारी कल्पना गलत है, ये भी लिखना होगा नीचे आपको उसको। और जैसे कि जो क्वेश्चन बच रहा है, जो नीचे अभी ये बच रहा है, इसको आप करिए, और करने के बाद जो समस्या उत्पन्न हो रही है हम उसी पे वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। आप इसको कमेंट करिए कि जहां आपको गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे वीडियो बना के। जैसा कि अभी इस वीडियो के माध्यम से आप देखे होंगे, आपको ये चैप्टर बहुत सरल तरीके से हम बताए हुए हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत सरल तरीके से हम बताए हुए हैं। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन है, और पार्ट जो 2 है, पार्ट 2 में एक मतलब प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कराए हैं और प्रश्नावली 1.2 भी सॉल्व कराए हैं इसमें। फिर इसके बाद जो समस्या उत्पन्न होती है उसको आप बताइए, उसी पर हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ये बताइए कि कमेंट में ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए। और थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।